जारी किया था, इसकी बात को सुना जाएगा। हमारे तरह थोड़ा स्पीड में नहीं पाते हैं, लेकिन अस्थिर से सब बात कर देते हैं, छुआ छुआ सदा मनोहर मनोज साहब से आग्रह करता हूँ कि आए और अपने ज्ञान और अनुभव से हम लोगों को लाभान्वित किए। श्री मनोज मनोहर जी प्लीज करिए। प्राचार्य महोदय, अगर कोई वीडियो बना रहे होंगे तो कृपया वीडियो बनाइए, बाकी हमने इसको दिया हुआ है। मंच पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद चौधरी जी, इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विपिन राय जी, मंच पर उपस्थित एक और विद्वान जिसका भी जिक्र किए जो अकस्मात है हिंदी और अंग्रेजी के विद्वान, और इस कार्यक्रम के संयोजक और संचालक पर एक तरह से विधिवत कृपा रही है। हमेशा हमें एक तरह से अवसर देते रहे हैं और हर तरीके से हमारे इस काम को एक तरह से कहीं न कहीं सम्मान देते रहे हैं और उसे एक हिस्सेदारी भी देते रहे हैं। इस कॉलेज के जितने अतिथिगण हैं, जो टीचर, जो शिक्षक संकायगण हैं, जो तमाम छात्र छात्राएं हैं, आपको संबोधित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज का मौजूद है, जो ये आज का टॉपिक है, कृषि का संकट और खेती को लाभकारी बनाने की चुनौती। देखिए, जो खेती का जो संकट है, मुझे लगता है कि खेती में संकट ही संकट, क्योंकि खेती में सबसे पहले मौसम का संकट है, फिर खेती में पॉलिसी का संकट, एक बहुत बड़ा संकट पॉलिसी का है, फिर खेती में आमदनी का संकट, क्षमता का संकट है। तो कुल मिलाकर के ये संकटों से परिपूर्ण यह एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में कभी हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बाण अधम चाकरी गीत निदान। इसका अर्थ हो सकता है आप समझते होंगे, लेकिन आज की तारीख में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि वह खेती जो सबसे उत्तम पेशा कही जाती थी और नौकरी यानी कि चाकरी जो सबसे अधम पेशा कही जाती थी, लोगों के लिए नौकरी अब सबसे उत्तम और खेती सबसे अधम बन चुकी है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खेती समस्याओं से भरी हुई, जैसे कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि कैसे जनसंख्या का असंतुलन, पेशेवर असंतुलन इस खेती में हमें दिखाई देता है, जो अपने आप यह कहने के लिए पर्याप्त है कि खेती कैसे हमारी समस्याओं से ग्रसित है। यानी देश की 60% आबादी जो कार्यशील आबादी है, उसकी 60% आबादी कृषि पर अवलंबित है, लेकिन देश के सकल पैदावार में, सकल घरेलू उत्पाद में उसकी हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। जनसंख्या का जो अवलंबन है वो तो थोड़ा सा घटा है, पहले 3/4 था, उसके बाद 2/3 हुआ, उसके बाद जो है 60% हुआ, लेकिन जो सकल पैदावार में जीडीपी में जो कृषि की जो भागीदारी है वह कभी 50% होती थी, वह घटकर करीब 15% पर आ चुकी है। तो एक घोर असंतुलन है कि देश की 2/3 आबादी या आप ये कहें कि 60% आबादी पूरे दौलत में केवल 15% पर अधिकार रखती है। तो हम भली भांति समझ सकते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ दौलत का असंतुलन है। फिर दूसरा सवाल आता है खेती में उत्पादकता को लेकर। क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मुझे मालूम है कि जितने भी सेक्टर हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, इंडस्ट्री जिसे सेकेंडरी, और सेवा और टर्सरी, तो सेवा का योगदान सबसे ज्यादा है, सकल घरेलू उत्पाद में 55%, उद्योग का जो योगदान है वो 25% और कृषि का योगदान 15, 16 या 17%। लेकिन आप यह देखें कि प्राइमरी सेक्टर में जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो काफी ज्यादा है, यानी कि खेती में जितनी पूंजी लगती है
आज भी भले वो आप प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि 6,000 या 7,000 की पर एकड़ आमदनी होती है, लेकिन उस एकड़ जमीन की अगर कीमत देखें तो वो कई लाख में होती है। यानी कि खेती में जो पूंजी का जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो रिटर्न आता है वो बेहद मामूली है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिसी का संकट, जैसे आजादी के बाद हमने एग्रीकल्चर बड़ी ही एक इमोशनल टेरिटरी में लिया, हम इस पर भावनात्मक आख्यान काफी करते रहे। उसकी वजह ये थी कि हम सकल देश के स्तर पर सोच रहे थे, हम किसानों के परिवारों की माली हालत सुधारने को लेकर नहीं सोच रहे थे। तो ऐसे में हमारा जो नारा आया कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करें, जैसा कि 1960 के दशक में प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि PM 480 के तहत गेहूं अमेरिका से आता था, और चूंकि अमेरिका के गेहूं पर हम अवलंबित थे तो उनका कहीं कहीं एक पॉलिटिकल भी जो था एक असर होता था। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो फूड ग्रेन की पॉलिटिक्स थी वो PM 480 के जरिए संचालित होती थी। जब 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं और जय जवान और जय किसान का जब नारा देते हैं, तो वह एक तरफ भारत और चीन से आहत भारतीय सेनाओं को एक नए जज्बे का संदेश देते हैं और भारत पाक युद्ध के लिए उनमें 200 खरोच पैदा करते हैं। दूसरी तरफ और किसानों का भी आह्वान करते हैं कि आप एक टाइम खाना न खाएं, लेकिन हमारे सैनिकों का पेट भरे। और फिर वो एक आह्वान करते हैं जय जवान जय किसान के बाद हरित क्रांति का नारा देते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत उसी समय कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन और मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलो के द्वारा भेजी हुई हाई एंड वैरायटी सीड्स, इन तीनों के त्रिकोण से भारत में हरित क्रांति होती है और देश एक संकल्प लेता है कि हमें अपना आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि तब हम समूचे सकल देश के कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम काम कर रहे थे। एक नारा आया खाद्य सुरक्षा का, फूड सिक्योरिटी का, और फूड सिक्योरिटी ये कहीं न कहीं एक नेशनल स्लोगन था। लेकिन उसके बाद शरही जो कृषि में जो बदलाव आया, जो उसकी लागतों को लेकर के सरकार ने जो संकल्प शक्ति दिखाई, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना, टेक्निकल नॉलेज होना, ये सब चीजें हमें करने की जरूरत नहीं, ये सब पब्लिक डोमेन में है। छात्र हो सकता है न जानते हो, लेकिन हमारे शिक्षक संकाय के लोग सब लोग ये जानते होंगे। उसके बाद देश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से लेकर के कृषि विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र तमाम एक अभियान चलाया गया और कृषि इनपुट यानी कि सिंचाई, यानी कि खाद, यानी कि बीज, यानी कि तकनीकी ज्ञान, यानी कि मंडी, इसको लेकर के सरकार ने काफी ज्यादा धन आवंटित किए और सब्सिडी दी। लेकिन आज का जो मेरा मौजूद है, मैं उस भावनात्मक व्याख्यान को लेकर के मैं आत्मगौरव का भान कराने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मकसद है कि भारत की कृषि संकट में थी, लेकिन आज भारतीय कृषि आत्मनिर्भर हो गई है। लेकिन भारत का कृषक संकट में है। आज जो 15 करोड़ किसान परिवार है, उसकी आमदनी हमारी कृषि नीतियों की प्राथमिकता में नहीं थी और कहीं न कहीं हमने कृषि को एक निर्वाह पेशा के रूप में बनाया। सरकार ने कभी घोषित रूप से लाभकारी पेशा नहीं घोषित किया, क्योंकि अगर हम देखें तो उद्योग जो शब्द है, जो सबके साथ जुड़ता है, सेवा उद्योग तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और कृषि भी उद्योग, यानी कि एक मांग लगी चली कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। लेकिन हमारे तमाम सरकारों ने, तमाम नीति नियामकों ने और अलग अलग राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में यह कभी नहीं कहा गया कि कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। मुझे याद आता है कि बीपी सिंह जब 1987 में जब अपना अभियान चला रहे थे तो उनसे ये सवाल किया गया कि आप मजदूरों को, श्रम को प्रबंधन में भागीदारी का एक बड़ा अच्छा एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कृषि को उद्योग का दर्जा देने को लेकर के आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे तो इस पर आरोपण हो जाएगा, सरकार जो छूटे देती है वो बंद हो जाएगा। मुझे लगता है ये गुमराह करने वाला बयान है। जो आज के समाज में, आज की अर्थव्यवस्था में जो वर्ग कर देता है वही वर्ग सबसे अमीर है, और जो वर्ग कर नहीं देता है, कर से मुक्त है, वह वास्तव में सबसे ज्यादा गरीब है। तो हमें
आपको सोचना होगा कि कृषि को हमने लाभकारी पेशा नहीं बनाया। अब सवाल ये आता है कि कृषि के कैसे अलग अलग मुद्दे, जैसे खाद्य का मुद्दा, यानी कि खाद्य सुरक्षा की जो मैंने बात की, तो उसको लेकर के सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। और राजनीतिक दलों के लिए चूंकि देश खाद्य संकट में था, तो अपने वोटरों को, अपने नागरिकों को उन्हें पेट भर अनाज दिया जाए, वह एक बहुत बड़ा न केवल देश का मुद्दा था बल्कि राजनीतिक दलों का भी मुद्दा था। और इसी वजह से 1970 के दशक में जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई और इंदिरा गांधी ने जब सस्ती रोटी का नारा दिया तो लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती रियायतों दर पर जब सरकार ने अनाज बांटने शुरू किए तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिपाटी भी शुरू की। उस आधार पर किसानों से अनाज खरीदे और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। उस भारतीय खाद्य निगम के लिए हर साल 1000 करोड़ सब्सिडी का प्रावधान किया गया। और उस सब्सिडी का प्रावधान करने से सरकार के राजखजाने को भी बहुत पड़ा, लेकिन सस्ते अनाज तो मिले, लेकिन यह भी हकीकत है कि हम एक तरफ किसानों को लागतों पर तो उन्हें सब्सिडी दे रहे थे, वह सब्सिडी अलग बात है कि भ्रष्टाचार की डिबेट करते थे, लेकिन हम किसानों को वाजिब आमदनी जो उनकी लागत पड़ती है, जो उनका बीज, खाद, जुताई, अपनी मेहनत, जमीन का किराया और जो तमाम खर्चे आते हैं, उसे ध्यान में रख करके उनकी कीमतें नहीं तय की। और किसानों को बार बार कहा गया कि हम आपको सिंचाई की सुविधा देंगे, हम आपको बिजली देंगे, खाद देंगे। दरअसल यह नीति किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली नीति नहीं थी। और इसी वजह से कृषि का संकट तो कुछ सालों के बाद खत्म हो गया, लेकिन किसानों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। और चूंकि हमने खेती को लाभकारी पेशा घोषित नहीं किया। दूसरा, जो बाजार के तहत जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जैसे आप देखते हैं कि खेती एक सीजनल पेशा है, यानी कि रोज रोज फैक्ट्री की तरह उत्पादित नहीं होता। और चूंकि साल में केवल 3 फसल होते हैं, खरीफ, रबी और तीसरा गर्मा। गर्मा तो कमी मुख्य रूप से 2 फसल है। और उसी सीजन में जितने खेती के उत्पाद हैं, सरकार ने करीब 36 उत्पादों की सूची बनाई है। 36 उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारें तय करती है, लेकिन सरकार के खाद्य निगम के गोदाम में केवल धान और गेहूं रखने की सहूलियत मिली हुई। तो एमएसपी का तो तय कर दिया जाता है, लेकिन उसकी खरीद संभव नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1970 से लेकर के 2010 तक पब्लिक डोमेन की लगातार बहस चलता रहा कि खेती का जो उत्पाद है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किए जाते हैं वो बेहद अपर्याप्त है, वह किसानों की लागतों की भरपाई नहीं करते हैं। ये बार बार मीडिया में रिपोर्टें आई कि कृषि लागत और मूल्य आयोग एक सफेद हाथी की तरह खेती की कीमतों और लागतों को संवेदनशील तरीके से उसका ध्यान नहीं रखता और उसको जो दाम दिया जाता है वो किसानों के लिए अपर्याप्त है। तो एक तो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेहतर दाम नहीं दिया गया। दूसरा, बाजार में खाद्य निगम के जरिए सप्लाई होने से बाजार में ऑफ सीजन में भी ज्यादा दाम नहीं बढ़ पाया, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाया। तो आज जो एक बहस चला कि एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार 3 कृषि विपणन कानून लेकर के आई, उसके जरिए भारत की खेती के संकट को बड़े अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, खेती के साथ जब तक खाद्य सुरक्षा जुड़ा होगा तो उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा मिलेगा, लेकिन किसानों की आंतरिक सुरक्षा निश्चित नहीं होगी। क्योंकि आमदनी तब मिलती है कि जब उसकी लागत की भरपाई कोई भी उद्योग अपने लागत से कम पर नहीं करता, या तो वो डंप कर दिया जाता है, या तो उसकी फैक्ट्री बंद कर दी जाती है, लॉकआउट हो जाता है, या फिर बाजार में बेहतर समय का इंतजार किया जाता है। लेकिन खेती में क्योंकि सरकार को खाद्य निगम के जरिए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलानी है तो वो इसे लागू करती है। तो सवाल ये उठा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो सरकारें प्रोक्योर करती हैं एमएसपी के तहत, उसकी कीमतें वाजिब तय की जाए। तो हमने क्या देखा है, पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने
गेहूं और धान यानी कि चावल, उनकी कीमतों में थोड़ी अच्छी बढ़ोतरी, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ साथ दलहन और तिलहन, जिसमें लेकर के हम डेफिसिट में चल रहे थे, दालों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तिलहन की कीमतें ज्यादा बढ़ रही थी। 2015 के बिहार के चुनाव में 200 रुपए की दाल एक बड़ा मुद्दा बना था। तो सरकार ने विगत के सरकारों की ही तरह यह तय किया कि दलहन और तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई। और देखिए कैसे मैगी काम करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई और 1 साल के भीतर हमारा जो दलहन का प्रोडक्शन है वो 25% बढ़ गया, तिलहन का प्रोडक्शन 25% बढ़ गया। मैं थोड़ा बता दूं, 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी तो केवल मैक्सिको के हाई सीड्स का योगदान नहीं था, केवल उसमें सिंचाई सुविधाओं का, कृषि वैज्ञानिकों का, कृषि विश्वविद्यालय का केवल योगदान नहीं था। उस समय में उस दौर के हिसाब से खेती के उत्पादों में अच्छी बढ़ोतरी की गई और वह एक ऐसा प्रोत्साहन किसानों को देने का काम किया कि हमारे देश के उत्पादक किसान जज्बे में और जोश में भर गए और देश में जो है उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी हमारे एक तरह से अन्ना राज्य बनकर के उभरे। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है खेती के उत्पादों का लाभकारी कीमत नहीं मिल रहा। और न केवल मोदी सरकार बल्कि विगत की भी सरकारें, यह एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा था सस्ता अनाज देना, जिसके आधार पर आप चुनाव जीतने की गारंटी होती है। क्योंकि ये सही है कि जो किसान उत्पादन करता है वह किसान कोटे का अनाज भी खरीदता है। लोग किसान चाहते हैं उनके अनाज की कीमत मिले, लेकिन वो यह नहीं चाहते हैं कि हमारे ऑफ सीजन में हमें सस्ता अनाज अगर सरकार दे तो हम इसे लेकर के भर लें। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट थोड़े गिराते हैं, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। आप देश में कोई भूखा न सोए, देश में खाद्य सुरक्षा हो, इसको लेकर के आप तैयार भोजन का कार्यक्रम चला सकते हैं। मैं कहता हूँ कि देश के 6 लाख गाँव में पंजाब की तरह एक लंगर चलवाइए और जितने गेहूं फल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, गांव के जितने चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, गन्ना सेठ हैं, वो एनजीओ को जो है दान करें और कुछ सरकारें भी दें और तैयार भोजन चलाया जाए कि जितने गरीब लोग हैं वो कम से कम अपना पेट भरेंगे। कम से कम वो एफसीआई और पीडीएस की तरह और खाद्यान्न डीलर की तरह करप्शन नहीं होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 लाख से 3 लाख करोड़ जो सब्सिडी आती है, अगर उसकी ऑडिट की जाए तो कम से कम उसका 25 से 30% भ्रष्टाचार का शिकार होता है। कभी अनाज की बर्बादी के नाम पर, कभी अनाज सड़ने के नाम पर, कभी अनाज के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, कभी डीलर एफसीआई का जो करप्शन का जो नेटवर्क है और पॉलिटिशियन का उसमें कमीशन के नाम पर। ये एक सामान्य सत्य है, मैं अपनी ओर से कोई सनसनी नहीं बना रहा हूँ। हमने करप्शन पर किताब लिखी है, 1000 घोटाले हैं, 1000 में कम से कम 50 घोटाले केवल खाद्यान्न से हुए। यूपी में 2 घोटाले हुए हैं, पूर्वोत्तर में घोटाला हुआ है और आप जाएंगे तो राज्य सरकारों ने खाद्य मंत्री बनने की एक बहुत बड़ी लॉबी चली है। तो हमारा ये कहना है कि आप अगर एक तैयार भोजन अगर आप देते हैं तो वो खाद्य सुरक्षा लाएगा। और दूसरा, जब यदि किसान को हम अच्छे लाभकारी मूल्य देंगे, अच्छे लाभकारी मूल्य देंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनकी एमएसपी को बढ़ाएं ही, केवल सरकारों को बाध्य न करें कि वो अपना पैसा लगा करके अपने गोदाम किसानों से अनाज खरीदें। ये जो किसानों ने मांग की थी कि एमएसपी को लीगल दर्जा देना, वह एक बहुत बड़ी वादी मांग थी। वह एक ऐसी मांग थी जो अपने आप में एक रिफॉर्मिस्ट मांग। जो ये मोदी सरकार जो आर्थिक सुधार में विश्वास करती है, वह एक नया आर्थिक सुधार था कि देश का कॉर्पोरेट जो कि तैयार आटे जो पैकेट में जो बिका करता है, चावल जो बिका करता है, जो इसका एक बहुत बड़ा बाजार है, तो कॉर्पोरेट को ये हमें अलाउ करे कि आप भी किसानों के तमाम उत्पाद, क्योंकि एफसीआई केवल धान और गेहूं खरीद सकती है, दलहन और तिलहन के भंडार नहीं है, आलू के भंडार नहीं है, प्याज के कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जो ये 35 उत्पाद है वो सारे उत्पाद प्राइवेट सेक्टर को भी आप ये अलाउ करें वो खरीदें, लेकिन ऐसे अलाउ मत करें क्योंकि ये सीजनल फसल है। सीजन में प्याज की कीमत महाराष्ट्र में 1 रुपये किलो होती है, उत्तर प्रदेश में आलू की कीमत 3 रुपये और 4 रुपये किलो होती है, और हमारे बिहार में जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कृषि में योगदान केवल भारत
किलो 6 किलो अनाज इधर उधर से लाके औने पौने भाव में दुकान में बेच कर अपनी जरूरत की सामान लेते हैं। तो सीजन में ये दाम देना तय होता है। अर्थशास्त्र का नियम है कि डिमांड और सप्लाई से कीमतें तय होती हैं। जब सीजन में ओवर सप्लाई होता है किसी भी उत्पाद का तो उसके दाम देने तय होते हैं। तब सरकारों का इंटरवेंशन होता है कि सरकारें जब वैधानिक दर की तय कर देती है कि आपको इतने रुपए कीमत पर ही गेहूं खरीद रहा है, धान खरीद रहा है, दलहन खरीद रहा है, तो सरकार की एजेंसी को खरीद लेती। टैक्स के माध्यम से सुनते हैं बिहार में टैक्स के जरिए भी भ्रष्टाचार होता है। बाकी यूपी और वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा में तो इतना रोबस्ट जो मंडी का नेटवर्क है तो वहाँ किसी किसान को जो है अपने उत्पाद बेचने के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। तो जब एमएसपी को लीगलाइज कर देते तो सरकार की मंडियों को ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, कॉर्पोरेट खरीदते। लेकिन बाजार में कीमतें अच्छी है, 25 रुपए किलो गेहूं मिनिमम प्राइस है और जो पैकेट का आटा है वो करीब 400 रुपए बिकता है, 35 से 40 रुपए। लेकिन कोरोना काल में हमने यह देखा कि जब फ्री अनाज दे दिया गया, बाजार में उसके खरीदार नहीं थे और उत्तर प्रदेश में 1300 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा था और हम दिल्ली में 350 का 10 किलो का पैकेट 35 रुपए किलो आटे खरीद रहे थे। तो ये कितना बड़ा मार्जिन कॉर्पोरेट ले रहा था क्योंकि एमएसपी की लीगल बाउंडिंग उस पर नहीं थी। लेकिन मुझे और समझ में आया कि एमएसपी को लीगल दर्जा देने की मांग मोदी सरकार ने क्यों नहीं मानी। वह 3 कॉर्पोरेट कानून तो वो कानून खराब नहीं था, लेकिन किसानों ने भी उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, जैसे कि सरकार ने शून्य प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया कि एमएसपी को लीगल दर्जा देने को तैयार नहीं हुई। किसानों की लॉबी और उसके पीछे तमाम संगठन लगे और किसानों ने 3 कृषि कानून को पहला मुद्दा बनाया जिससे उन्हें उतना घाटा नहीं था। उनको एमएसपी के लीगल दर्जे से फायदा था, लेकिन सरकार ने जिद की तो एमएसपी के लीगल दर्जा देने को किसानों ने दूसरा प्रायोरिटी दिया और सरकार ने एमएसपी को लीगल दर्जा का आश्वासन दिया, लेकिन कानून वापस लिया, आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन कृषि का बुनियादी समाधान नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से फिर से मुफ्त अनाज कोरोना काल की तरह, अभी कोरोना काल नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो घोषित किया है उसे ध्यान में रख करके एमएसपी को लीगल दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार को 4 करोड़ टन अनाज का बफर स्टॉक रखना पड़ता है जब देश के 4 लाख डीलर के जरिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज जो है बांटा जाता है, जिसमें 3 लाख करोड़ सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने किया है। इसमें पॉलिटिकल माइंड और जनता भी बड़ी अभ्यस्त हो चुकी है। गांव की जनता उसे फ्री में अनाज मिले, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि उस अनाज को पैदा करने में किसान का केवल खून पसीना ही नहीं, उसकी पूरी जो है कौड़ी कौड़ी लग जाती है और उसकी बड़ी लागत आती है और वह लागत जो एमएसपी के जरिए सरकारें देती हैं वो इतना मुनाफा नहीं देता। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, उस कीमतों के हिसाब से किसान उसका मुनाफा कमा सकता था, लेकिन किसानों के पास वो अनाज का सरप्लस अभी ऑक्सीजन में नहीं है, केवल चंद किसानों के पास अनाज का सरप्लस है। तो खेती को लाभकारी बनाने की जो मैंने कहा चुनौती क्या है, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि एक समान पॉलिसी बनाना। मुझे याद आता है 1950 के दशक में लैंड रिफॉर्म कृषि का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था, भूमि सुधार, यानी जितने जमींदार हैं, महालवार हैं, सामंत हैं, जिनके पास सैकड़ों और हजारों बीघे और एकड़ जमीन है, उन्हें उन लैंडलेस लोगों में, गरीब लोगों में पुनर्विभजित किया जाए। कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन आया, जमींदारी रेवोल्यूशन है, और उसके अलग अलग रास्ते निकाल लिए गए। जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बेनामी तरीके से अलग अलग लोगों के नाम जमीन कर दिए गए, उसे कोई अलग अलग तरीके में दिखा दिया गया और वह भूमि का पुनर्वितरण उस तरीके से सफल नहीं हो पाया। गैर सरकारी तौर पे भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने लाया और बिहार में जो आंदोलन सफल भी हुआ, लेकिन उसके जरिए भी जो चीजें होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। लोगों ने जो जमीन को उनकी दूर दराज की थी, जो बिल्कुल बंजर थी, खेत गड्ढे और पोखरे और तालाबों में थी, दियारे में थी, उस जमीन को लोगों ने दान किया, लेकिन वह पल्ले नहीं चढ़ पाया। लेकिन आज वह लैंड रिफॉर्म, भूमि एक तरह से सुधार का आंदोलन अब बेमानी हो चुका है, क्योंकि
सब परिवारों में एक तरह से पुनर्वितरित हो गया, जोतों का आकार छोटा हो गया, पर कैपिटा बड़े-बड़े लोगों की भी लैंड की साइज घट गई और अब तो बड़े-बड़े भूमि के स्वामी भी खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि खेती का मर्म मालूम है कि खेती लाभकारी कैसे नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप यह मानिए कि जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का जो सीमांत किसान है वह खेती इसीलिए करता है क्योंकि वह खेती से उसका इमोशन जुड़ा है। दिल्ली और दिमागी तौर पे वह खेती को जो है एक बड़ा सुखद एहसास मानता है, पुरखों की संपत्ति मानता है। जो लैंडलेस लेबर है उनका भी दिल कहीं न कहीं बटाई लेने में धड़कता है। उन्हें लगता है कि उत्तम खेती है, ये बात सही है, लेकिन उसके इमोशनल फेनोमेनन ज्यादा है, इकोनॉमिक फेनोमेनन कम है। मैं एक चीज का उल्लेख करूंगा, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और इतने इससे इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, मैं सब नोट करके लाया था, लेकिन सबका उल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि उन लोकप्रिय बिंदु और मुद्दों को लाऊं जो आपके एक तरह से पहले भी पढ़ सके और समझ में आ सके। आज मुझे याद है कि जो 25 से 30 करोड़ जो एग्रीकल्चर कृषि श्रमिकों की आबादी थी, जो लैंडलेस लेबर था, जो भूमि सुधार के बाद भी भूमि से एक तरह से मरहूम रहा, और आज लैंड रिफॉर्म नहीं, लैंड एक्विजिशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जो शहरों के किनारे जो गांव हैं और उनके जो किसान हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से उनकी जमीनों की कीमतें बढ़ गई। सरकारों ने अधिग्रहण भी किया, कुछ अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, कुछ कॉर्पोरेट को एक तरह से जमीन बांटने को लेकर के बहुत विवाद का मुद्दा बना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि केवल चंद किसान हैं जिन्हें शहरों और महानगरों के किनारे का लैंड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हासिल करना था, वह एक फार्मर एट लार्ज एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। फार्मर एट लार्ज बड़ा इशू है खेती को लाभकारी बनाना। तो पहली बात कि जो मैं मजदूरों का जिक्र कर रहा था, क्योंकि खेती में उत्पादकता कम थी, सामंती व्यवस्था थी, वह मजदूर बंधुआ मजदूर के रूप में भी काम करते थे और बंधुआ मजदूर के अंदर उन्हें 28 से आराम मिला करता था। ये ज्यादा नहीं है, 80s और 90s की बात। लेकिन नई आर्थिक नीति 1991 में आती है, देश में अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर बनते हैं, शहरीकरण तेजी से बढ़ता है, बड़े बड़े मेट्रो में बड़ी विदेशी और कॉर्पोरेट कंपनियां आती हैं और गांव के उन तमाम 2.5 से पर कमाई करने वाले मजदूर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए वो तमाम देश के उन केंद्रों में जाते हैं और फिर उनकी आमदनी होती है, क्योंकि उनका डिमांड होता है, वो सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए भी रोजगार पैदा होता है और फिर मनी ऑर्डर इकोनॉमी बनती है, उसमें मनी ऑर्डर चला करता है। बिहार के, यूपी के, उड़ीसा के, बंगाल के मजदूर जो अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर में जाकर के मनी ऑर्डर करते थे, मनी ऑर्डर में भी करप्शन होता था। जो बेचारे भोले भाले मजदूर थे उनको जो है डाक करके ठग लिया करते थे। मेरे सामने भी कई केस दिल्ली में ऐसे आए। तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी के बाद तो अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर होने लगा है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होते हुए भी आमदनी इतनी अत्यल्प है, लेकिन बिहार की जो रेमिटेंसेस इनकम है वह नीतीश कुमार के काल में बिहार का जो आर्थिक ढांचा जो बेहतर हुआ है वो बाहर से आने वाली कमाई की बदौलत हुआ। ये ठीक है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, लेकिन आज भी जो कोर सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, उसमें आपका राज्य की हड्डी है। ह्यूमन रिसोर्स जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह ह्यूमन रिसोर्स बाहर में जाने के तैयार होता है। बाहर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने पैसे वहां बाहर जाते हैं, यहाँ पर हमें शिक्षा का, पेशेवर संस्थानों का, टेक्निकल नो हाउ का वो इस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क हम नहीं पैदा कर रहे हैं। तो मजदूरों का जो स्थिति जो है नई आर्थिक नीति के बाद से हमारे यहाँ के किसानों से बेहतर हो गए। आप याद करिए, पहले तो वर्ग संघर्ष चला करता था किसान और मजदूर। किसान हमेशा मजदूर को दूसरे से काम नहीं करता, मजदूर कहते थे कि किसान हमारा शोषण करता है, लेकिन माहौल और परिस्थिति और आर्थिक अवसरों ने उनकी आमदनी में इजाफा किया, लेकिन हमारे खेतिहर किसानों की आमदनी बेहतर नहीं हो पाई। तो 10 एकड़ और ऊपर के जो बड़े जमींदार थे उनके बच्चे जो है बड़े महानगरों और विदेशों में चले गए, खेती उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि खेती तो एक तो उन्हें घिनौना भी लगा कि मिट्टी को छुओ और ये करो, दूसरा लाभकारी भी नहीं लगा। हाँ, शहर के किनारे जमीन है तो आपको करोड़ों की कीमत जरूर मिल जाती है। तो सवाल यह है कि खेती को लाभकारी बनाने का फॉर्मूला क्या है? मैं जो फॉर्मूला बताना चाहूंगा अपनी एक विशेषज्ञता के नाते कि सबसे पहले तो एमएसपी का यूनिवर्सल लीगल दर्जा और 35 उत्पाद
केवल धान और गेहूं की माफ कीजिए भारत सरकार खरीद कर पाती है। दलहन और तिलहन बाजार के भरोसे होता है। लहसुन प्याज, लहसुन की कीमत आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी 200 रुपये किलो बिकता है और कभी राजस्थान में लहसुन 10 रुपये किलो बिकता है। ये जो उतार चढ़ाव है इसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। क्योंकि सीजनल है, नेचर सीजनल है, तो सीजन में मिनिमम प्राइस को तय करिए। आप अगर किसानों को बेहतर दाम नहीं देंगे तो केवल किसान ही भूखा नहीं होगा, देश के 130 करोड़ उपभोक्ता भी एक तरह से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसे आमदनी नहीं होगी, अगले साल उस फसल की वो खेती ही नहीं होगी। अच्छा, कई बार तिलहन की कीमत एक बार खूब ज्यादा हुई, 2001 की बात कह रहा हूँ। किसानों ने खूब जम करके तिलहन की खेती की, लेकिन इम्पोर्ट हमने जो खाद्य तेल की कमी की वजह से जो इम्पोर्ट को छूट दिया था, उस इम्पोर्ट को हमने रोका नहीं। अगली बार सरसों तेल की कीमत इतनी घट गई कि फिर उसके नेक्स्ट ईयर किसानों ने तिलहन की खेती की एकदम कम कर दी, फिर जो है सुटअप कर दिया 200-250। तो सवाल खेती में केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने का नहीं है, सवाल है कि सप्लाई को अगर बनाए रखना है तो बेहतर दाम दीजिए, सीजन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए। जरूरी नहीं कि सरकारें खरीदें, कानून बनेगा तो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा और वो 3600 उत्पाद खरीदे जाएंगे, चाहे वो लोकल मंडी खरीदे या लोकल कोई कोऑपरेटिव खरीदे, जैसे कि अभी कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन भी हो रहा है, अमित शाह उसको कंप्यूटराइज करा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से खेती को जब तक पूरा कवरेज नहीं करेंगे, मुझे अब नहीं लगता कि हम खेती को लेकर के अब क्या होना हुए कि सुविधा बढ़ाइए, सिंचाई बढ़ाइए, तो बीज लाइए, कोई मतलब नहीं। आप सब कुछ कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, तब भी खेती आप जो है घाटे का पेशा है। मैं ये मानता हूँ कि खेती को एमएसपी का लीगल दर्जा देने के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा खेती का संकट है कि मौसम की मार, यानी कि मौसम से जुड़ा ये पेशा है। बरसात, सुखाड़, चक्रवात, ओला, क्योंकि खेती प्रकृति का एक तरह से कहीं ना कहीं हम एक तरह से प्रकृति का सर्जन करते हैं। जो प्रकृति का सर्जन करते हैं तो प्रकृति की जो म्यूजिक है वो अभी उसे झेलनी पड़ती है। कई बार टाइमली बारिश होती है तो फसल लहलहा जाती है, कई बार टाइमली बारिश नहीं होती है तो फसल जो है सूख जाती है। तो रिस्क फ्री करना, खेती को रिस्क फ्री करना, यानी खेती को बीमा के दायरे में लाना। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में ही आते ही कृषि बीमा को लेकर के एक बड़ा कॉल लिया। कॉल तो लिया, इसको लेकर के बैंक तरीके से कानून बनाए गए, उसकी नई मॉडलिटी तैयार की गई, लेकिन मुझे लगता है कि बीमा को कम से कम आप एक अलग से बिजनेस न करें। पता चला कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया। कुछ बीमा जैसे कि पेंशन, जैसे कि कृषि बीमा, यह किसी इंडस्ट्री के लिए अवसर नहीं होना चाहिए, यह एक सामाजिक जिम्मेवारी होना चाहिए। देश में जितने किसानों का जो भी फसल का हर्जाना होगा, उस हर्जाने की कीमत से ज्यादा फसल का प्रीमियम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने बढ़ाया, तो फिर कहां से किसानों का फायदा? तो जब तक खेती के एक एक फसल का आप पूरा बीमा करें तो किसानों को पूरी भरपाई करें, खेती के एक उत्पादों का इतना दाम आप तय करें तो उसको सीजन में पूरा उचित दाम मिले, तो एक खेती के लिए एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन अब बात होती है कि चलो करने सुविधा दो। कुछ हमारे अर्थशास्त्री मित्र कहते हैं कि खेती में निवेश बढ़ाओ। देखिए, निवेश तभी बढ़ता है प्राइवेट सेक्टर का कि जब उसे आमदनी हो। तो खेती में तो कॉर्पोरेट फार्मिंग करना हो, शहरों के बगल की खेती की जमीनें हो, उसे खरीदने में तो कॉर्पोरेट बहुत दूर दौड़ता हुआ है। लेकिन वैसे खेती में वो तब तक निवेश नहीं करेगा कि जब तक कि उसे कॉर्पोरेट फार्मिंग न कर रहा हो। तो सवाल यह है कि खेती की जितनी लागतें हैं, जैसे कि सबसे बड़ी पहली लागत है सिंचाई, दूसरी लागत है खाद, जिसको लेकर के 55,000 करोड़ की सब्सिडी हर साल सरकार देती है, तीसरी है बिजली, कुछ लोग फ्री बिजली देते हैं, कुछ लोग कर्ज माफी करते हैं। अभी पीयूष गोयल कह रहे थे कि जो 500 रुपये प्रति माह किसानों को जो सम्मान राशि दी जाती है, यह WTO एग्रीमेंट के तहत किसानों की इनपुट सब्सिडी पे हम दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनपुट सब्सिडी के बजाय आप सीधे कहिए सामाजिक सुरक्षा देश के हर व्यक्ति का अधिकार है। केवल सरकारी कर्मचारी जो ये मांग कर रहे हैं कि पुराने पेंशन लाओ,
उन्हें ये सोचना चाहिए कि देश की 97% आबादी 400 रुपये प्रति माह पेंशन नहीं पाती, और वह भी हर माह नियर टाइम पर पेंशन नहीं मिलती। लेकिन किसानों की फसलों की आमदनी बिल्कुल सुनिश्चित करिए, लेकिन उस आमदनी को सुनिश्चित करने को लेकर के कॉर्पोरेट को अलाउ करने में सरकार को कोई नुकसान नहीं। अब लोगों को ये लगेगा कि 2 लाख या 3 लाख जो पीडीएस डीलर है उनकी कमाई कैसे होगी, जितना उन्हें कमीशन मिलता है उससे वो दुगना सप्लाई इंस्पेक्टर को रिश्वत देते हैं। तो ये झाड़मेल जो है, तो मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली में एक केंद्रीय भंडार की दुकान होती है, उस दुकान में अभी भी आप आटा जाए तो 280 रुपये का 10 किलो मिलेगा, जो गांव के रेट पर मिलता है। लेकिन वह केंद्रीय भंडार नुकसान में भी नहीं, सरकार को सब्सिडी नहीं देनी पड़ती। तो केंद्रीय भंडार के तर्ज पर देश के 4 लाख अगर पीडीएस डीलर है, उनको केंद्रीय भंडार के तर्ज पर दुकान खोलने की इजाजत दे दी जाए, न उन्हें सरकार से कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी, गांव के लोगों को जो है उचित दर पर जो है सामान मिलेगा, और 6 लाख गांव में लंगर कार्यक्रम चलेगा तो तैयार लोग भोजन करेंगे। और जो गांव का जो गरीब है वो ये नहीं कहेगा कि अनाज मिल गया बैठे रहो और अपने जीवन स्तर ऊंचा मत करो, यह भी एक गलत प्रवृत्ति है। मुझे लगता है कि इस तरीके से मध्य वर्ग के हसीन सपने हमेशा जगे रहते हैं, निम्न मध्य वर्ग के भी और मजदूर वर्ग के भी उनमें एक जज्बा आना चाहिए कि हमें भी दौलतमंद बनना है। अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया कि देश की 70% आबादी के दौलत में पिछले 10 साल में केवल 1% का इजाफा, और देश की 1% आबादी के बाद देश की कुल दौलत बढ़ोतरी में करीब 60% दौलत उनके पास है। भाई उनमें महत्वाकांक्षा है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं, दिमाग से काम करते हैं। हमारे मजदूर वर्ग जो है सोचते हैं कि अनाज फ्री का मिल गया चलो बैठ के खाओ। इस साइकोलॉजी को, इस मनोविज्ञान को सरकारों को तोड़ना। सरकार अगर उचित तरीके से गाँव में इतनी एक्टिविटीज करे तो मनरेगा जैसी सब्सिडी पर योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार देना किसी पर एहसान करना नहीं, और किसी को बैठा करके आप रोजगार देते हैं, वेतन देते हैं, तो ये तो इकोनॉमी के साथ नुकसान है। आप किसी को रोजगार दीजिए, जो एबल है उसको रोजगार, जो डिसेबल है उसको पेंशन, और जो डिपेंडेंट है उसको हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ। लेकिन पूरे देश में एक बराबर एजुकेशन, एक बराबर हेल्थ। अगर प्राइवेट सेक्टर का प्रेजेंस है तो वहां भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के भी कर्मचारी वाजिब वेतन पाए, और प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक से जो फीस लेती है, हॉस्पिटल का हो या एजुकेशन का हो, उसकी सरकार की रेगुलेटर उसकी फीस तय करे, जैसे टेलीकॉम का होता है कि जियो और एयरटेल भी वही चार्ज करेगा जो बीएसएनएल चार्ज करता है। यह ऐसा इसलिए है कि रेगुलेटर काम कर रहा है। तो जब रेगुलेटर एजुकेशन और हेल्थ में आएगा तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन होगा। पब्लिक सेक्टर में हाई क्वालिफाइड टीचर होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हाई क्वालिफाइड नहीं होते, तो उनमें भी कंपटीशन होगा कि पब्लिक सेक्टर में अगर अच्छे डॉक्टर और टीचर है तो प्राइवेट सेक्टर की रखें। और प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट अच्छा होता, कोई आदमी वह मिसयूज नहीं करता, तो वो पब्लिक सेक्टर को सीख मिलेगी कि हमारे यहाँ की मैनेजमेंट इतना दुरुस्त हो कि हर चीज का एक जो है एक लॉजिकल कंक्लूजन मिले। तो कुल मिलाकर के खेती को लाभकारी बनाना है तो हमें पॉलिसी बदलना पड़ेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के साथ 3 पेशे और जुड़े हैं, पशुपालन और वानिकी, और तीनों में अविनाभाव संबंध है। वानिकी बिना खेती के नहीं हो सकती, खेती बिना वानिकी के नहीं हो सकती, पशुपालन बिना खेती के नहीं हो सकता, खेती बिना पशुपालन के नहीं हो सकता। आज नेचुरल फार्मिंग का एक बहुत बड़ा कॉल सरकार ने लिया है। आज मिलेट फार्मिंग का एक बड़ा कॉल लिया गया। मुझे लगता है कि जो मड़ुआ, रागी, जो हमारे ननिहाल सीतामढ़ी में कहा जाता था कि सबसे निकृष्ट अनाज है, मजदूरों को दिया जाता है, आज पूरी दुनिया उस अनाज को अपना एक तरह से जीवनदायी मानने लगी। 80 रुपए किलो उसके आटे दिल्ली में बिकते हैं, जबकि यहाँ पर गाँव में जाए तो गेहूं से भी वो सस्ता अनाज है। तो कहने का मतलब है कि जो खेती के जो अनटैप्ड जो अपॉर्चुनिटी है, जो किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है, लेकिन ये माइक्रो लेवल पे नहीं कहा जा सकता, इसे माइक्रो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बातें सब कह दी जाए कि हमने ये सुविधा दी वो दी, और पता चला किसान का जो है घर में कोई आमदनी नहीं है। जो आंध्र का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है, वह तंबाकू और कपास की खेती की लाभकारी होती है,
बड़े 200 करोड़ से बैंक से बेचारा लोन लेता है और पता चला कि कीड़ा लग गया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि खेती में सरकार को 2 काम प्रमुख करना चाहिए, एक लाभकारी मूल्य और दूसरा उसे जोखिमों से सुरक्षा, रिस्क से फ्री। लेकिन वो कपास और तंबाकू का किसान जब उसकी कीड़े लग जाते हैं, फसल खत्म हो जाती है, तो बीएन मालिया का फ्रॉड तो होगा नहीं, तो छोटे दायरे का व्यक्ति होता है, उसे लगता है 2 लाख बैंक में हम लोन लिए हैं कैसे चुकाएंगे, और इसमें बेचारा वो एक तरह से सोच करके वो होता जाता है और फिर वो आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। कम से कम लोन हमें चुकाना नहीं पड़ेगा, जानी तो जाए। ये विडंबना है भारतीय खेती की। हमारा काम है पॉलिसी मेकर का, सरकारों का, कि उसको टोटल बैलेंस करें। मेरा ये कहना है कि 58-60% आबादी अगर 15% योगदान करती है, तो मैं तीसरा उपाय बताऊंगा कि वानिकी और मत्स्य और पशुपालन ये जो इंटर रिलेटेड है, एक भैंस 5 एकड़ जमीन से ज्यादा एक तरह से आमदनी देती है। जब दूध की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन कभी दूध का भी घट हो जाता है, तो वह भी उसका भी प्राइस घट जाता है। तो कुल मिलाकर के एक समरूप तरीके से जो नीति बनाई जाए, तो उसके तहत मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 55% की जो मैंने बात की 60% पॉपुलेशन की, तो केवल 15% पैदावारी कर रही है। क्यों नहीं 15% लोग ही उस 15% आबादी में लगे? तो मैं पर्सनल रूप से मैं ये नारा देता हूँ कि मुझे लगता है गांव के लोग अभी से भोले वाले नहीं है। गांव के लोग भी अपनी आमदनी कई तरीके से कर रहे हैं। सरकार की मदद लेने से लेकर के अलग अलग बिजनेस स्कीम, पोल्ट्री, कोई ट्रेडिंग, कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, कोई बाहर में जाना। तो एक तो क्या है कि कृषि में हम सबको मालूम है कि 365 दिन रोजगार नहीं मिलता, जिसको आप डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। केवल तो है सीजन में रोजगार मिलता है। तो अगर उसका अगर आकलन करें तो हो सकता है परसेंटेज ऑफ लो लेबर जो साल में जो वो मेहनत करता है उसका आंकड़ा और कम हो जाएगा। लेकिन 60% आबादी को अगर घटाया जाए तो उसके अलग अलग तरीके ढूंढे जाए, और उसमें तरीका क्या हो सकता है? तरीका यह हो सकता है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि एक परिवार है और उसमें 5 अगर सवाल हैं, तो एक आदमी फुल टाइम खेती करे, एक आदमी फुल टाइम खेती करे। दूसरा, मुझे मालूम है कि जवान भी गांव ही पैदा करता है, चाहे वो आर्मी का जवान हो, पुलिस का जवान हो, या जो है वो अर्धसैन्य बल का जवान हो। तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हो, तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है खेती करे, एक व्यक्ति जवान बने, एक व्यक्ति ट्रेडिंग करे, एक व्यक्ति कोई बिजनेस करे। जब एक परिवार में 5 लोग 5 तरह की एक्टिविटी करेंगे, जब उनका विकेंद्रीकरण होगा, पेशेवर विकेंद्रीकरण, हालांकि आमतौर पे जो एक इमोशनल तरीके से जो हमारे कृषि शास्त्री और कृषि विशेषज्ञ लोग जो बैठे हैं, वो गुमराह करने वाली सलाह देते हैं। उनकी सलाह क्या होती है? सरकार निवेश करे, तो सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करे और पानी का पैसा पानी में चला जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने किसान आंदोलन के समय मैंने दिल्ली में किसानों के साक्षात्कार लिए, उन्होंने कहा कि हमें किसान सम्मान मत दीजिए, हमें आप किसी भी तरीके का खाद बीज डिस्ट्रैक्ट मत दीजिए। हम कहें कि आपके नेता कहते बिजली माफ कर दो, कितनी गलत बात है। बिजली की लागत होती है और बिजली माफी कहीं से अच्छी बात नहीं है, कर्ज माफी कहीं से अच्छी बात नहीं है। उस किसान ने कहा आप बिल्कुल ठीक करें, हमें केवल आप खेती के उत्पादों का बढ़िया दाम दो, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई सम्मान राशि की जरूरत नहीं है, हम अपना बेहतर कर लेंगे। उनका यह भी कारण था हमारे परिवार में अगर अलग अलग पैसे के लोग ना हो तो हम लोग भूखे मर जाए या हमारा जीवन स्तर बेहतर ना हो। लेकिन जो मैंने एक लाइन खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि लाभकारी मूल्य और एमएसपी को लीगल दर्जा देने की बात, तो आपको मैं बता दूं, यह इलाका भी गन्ने का है, हमारा इलाका भी गन्ने का है, गन्ना नकदी पर है। हमारे यहाँ करीब 70% खेती गन्ने की हो रही है, जबकि गन्ने को लेकर के भी बहुत समस्या है। लेकिन आप ये जान लीजिए, जिस तरीके से सीजन में धान या गेहूं की कीमत औने भाव बिकती है, सीजन में गन्ने की कीमत औने भाव को नहीं बिकती। क्यों? 335 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल मालिक खरीदने को बाध्य होता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस का नियम लागू है, आप उससे कम रेट पर नहीं ले सकते। यही वजह है कि गन्ना की फसल किसानों
किसानों के लिए लाभकारी होती है। ये बात अलग है कि टाइम से पेमेंट नहीं मिलना, पर्ची नहीं मिलना। पहले एक कॉल किया गया कि अगर 15 दिन से ज़्यादा देरी हो तो 12% उस पर इंटरेस्ट दिया जाए, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। तो वो समस्या अलग है, लेकिन ओवरऑल खेती को लाभकारी बनाने का जो चुनौती है, वो चुनौती यही 4-5 है कि एक परिवार के लोग अलग अलग तरीके से काम करें, अलग अलग तरीके से अर्जन करें। एमएसपी को दायरे में लाया जाए, सरकार फूड सिक्योरिटी के बजाय भोजन सिक्योरिटी में लंगर कार्यक्रम चलाए और बाजार में जितनी अच्छी कीमतें किसानों को, चाहे फूड प्रोसेसिंग के तहत हो, मिलेट के तहत हो, कमर्शियल क्रॉप के तहत हो, एक्सपोर्ट के तहत हो, या अलग अलग तरीके से हो, किसानों के लाभ और उनकी आमदनी बढ़ाने का एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम बने। मोदी सरकार ने, मैं कहूँगा कि 2017 में किसानों की आमदनी अगले 5 साल में दोगुना करने की योजना जरूर बनाई, लेकिन उसके तहत उनका काम नहीं हो पाया। केवल थोड़ी सी एमएसपी के दरों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन बार बार यही उल्लेख किया गया, यही राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे कि हम लागतों के जरिए लागतों में कमी कर उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं, जो अपने आप में उचित बात नहीं है। आप सीधे सीधे किसानों के हाथ में जब तक टैक्स नहीं आएगा तब तक उनको सस्ता खाद बीज जो भ्रष्टाचार की रेट चढ़े उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं इस कृषि संकट और कृषि की समस्या को लेकर के जो मुझे वक्त दिया गया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंत में मैं आप सारे श्रोताओं का, सारे दिग्गजन कमेटी का, प्राचार्य महोदय का, समाज सेवी संजय त्रिपाठी जी जो है उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस व्याख्यान के बाद या इस परिचर्चा और संगोष्ठी के बाद देश की कृषि नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। बहुत परिवर्तन आया भी है और बहुत कुछ अभी आने वाला है।